गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम हिंदी विषय कक्षा 12 की क्लास लेकर के हाजिर है। देखिए विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने शब्द शक्ति के बारे में चर्चा की थी। शब्द शक्ति जिसमें हमने इसके 3 भेद पढ़े थे। पहला था अभिधा, दूसरा था लक्षणा और तीसरा था व्यंजना। तो देखिए विद्यार्थियों, इन दोनों के विषय में हमने चर्चा कर ली थी। आज जो है हम थर्ड व्यंजना शब्द शक्ति, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें हम व्यंजना शब्द शक्ति पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूँगा। अभिधा जो शब्द शक्ति थी उसमें मुख्य अर्थ की प्रतीति होती थी, अर्थात सीधा अर्थ जो लोक प्रचलित सामान्य अर्थ होता है, साधारण अर्थ होता है, उसको पाठक या श्रोता द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। और जब आगे चलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति में क्या होता है, शब्द के लक्षणों के आधार पर उसके अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात लक्षण ही अर्थ का आधार बनता है। शब्द का जो भावार्थ होता है वो लक्षण के, शब्द के जो लक्षण होता है उसका आधार बनता है। उसी प्रकार ये व्यंजना है। व्यंजना शब्द शक्ति में भी शब्द और अर्थ दोनों को आधार मान करके इसमें भावाभिव्यक्ति और शब्द की शक्ति जो है, जिसे हम कह सकते हैं, वो होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, परिभाषा के अंदर लिखेंगे हम। अभी मैंने बताया कि परिभाषा जो है, यानी अभिधा और लक्षणा दोनों की जो पहचान है वो इसमें विद्यमान होती है। तो इसी प्रकार देखिए, वाच्यार्थ, जिसे हम कह सकते हैं मुख्यार्थ, वाच्यार्थ मुख्यार्थ जिसे कहते हैं। लक्ष्यार्थ जिसे हम लक्ष्य कह सकते हैं। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, और जो है संकेतित अर्थ और संकेतित अर्थ के पश्चात कोई या किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। देखिए विद्यार्थियों, पहली है, मैंने अभी एक प्रारंभिक अवस्था में एक बात कही थी कि जो अभिधा और लक्षणा दोनों का गुण इसमें विद्यमान कैसे होता है। देखो, वाच्यार्थ ये तो आप समझने के लिए है। वाच्यार्थ ये किसका टॉपिक है, ये अभिधा का है, पहली हो गई। दूसरी लक्ष्यार्थ और लक्ष्य, ये किसका है, लक्षणा का। किसका है, लक्षणा का। और संकेत, यानी संकेत के आधार पर कोई अर्थ हो। उसके बाद में, पश्चात यानी बाद में, कोई विलक्षण, कोई अन्य ही अर्थ की प्रतीति हो, यानी अर्थ प्रतीत हो रहा है, अर्थ का मालूम चल रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो देखिए विद्यार्थियों, नोट लगा के लिखिए। ये तो हम किताबी लैंग्वेज के आधार पर हम इसको याद कर सकते हैं। हमारे
अगर हम अपनी लैंग्वेज में याद करें तो हम किस प्रकार जो है यहाँ पर हम अपने अभिव्यक्ति देंगे। शब्द के जिस व्यापार से वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है। शब्द की जिस व्यापार से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर जो है क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। विद्यार्थियों, एक चीज़ और लिखिए, ये पहली चीज़ है, ये इसका दूसरा गुण है। देखिए विद्यार्थियों, अभी मैंने दो बात कही थी कि इसमें अभिधा और लक्षणा दोनों जो है के गुण जो विद्यमान है, यह शब्द व अर्थ दोनों पर आधारित होती है। ये इसके समस्त गुण जो है हमने शेयर किए। तो विद्यार्थियों अब देखिए, अब ध्यान से एक बार पुनः समझ लेते हैं, फिर आके एग्जाम्पल देखते हैं। वाच्यार्थ यानी मुख्यार्थ यानी अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा, क्योंकि साधारण अर्थ हम ले लेते हैं, सामान्य अर्थ जिसको मतलब दिमाग में किसी चीज़ का कोई अन्य अर्थ नहीं आता है, ना कोई लक्षणों के नया कोई व्यंग्य अर्थ नहीं आता है। दूसरा है लक्षण शब्द शक्ति, जिसमें लक्षणों के आधार पर जो है हम अर्थ लेकर के भाव ग्रहण करते हैं। और संकेतित अर्थ, संकेत यानी संकेत करने वाला जो अर्थ होता है, उनको संकेतित अर्थ के पश्चात कोई विलक्षण, कोई अन्य ही अर्थ का मालूम रहता है, प्रतीति होती है, यानी अर्थ की हमें प्रतीत होता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। कहने का मतलब है जहाँ, अभी इसको हम साधारण तरीके से ये भी याद कर सकते हैं, जहाँ पर अभिधा और लक्षणा दोनों शब्द शक्ति नहीं होती है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये भी हम कह सकते हैं। आगे देखिए, हमारे लैंग्वेज में इसको और भी सरल बनाने का मैंने प्रयास किया कि शब्द के जिस व्यापार से वाच्यार्थ, वाच्य और लक्ष्यार्थ से भिन्न कोई दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है, तो वहाँ पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें एक और बात कही गई है कि यह शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है। यह शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होती है, क्योंकि जो है हम आगे की जो टॉपिक है, क्लास है, उसमें और जानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं विद्यार्थियों। कैसे, देखिए विद्यार्थियों, माँ ने कहा 8 बज गए हैं, ये बात कह दी। माँ ने अपने घर के अंदर जो सब, आप सामान्य आप सब लोग जानते हैं कि माँ ने कहा 8 बज गए हैं, ये सीधी सादी बात है। अब एक हम यदि इसमें ये कहें कि 8 बज गए हैं, तो किसी प्रश्न का आंसर नहीं, वो यानी इसका कोई, देखो सीधा अर्थ
नहीं। लक्षण क्या था फिर? नहीं। माँ ने कहा 8 बज गए, तो कोई टारगेट होगा, कोई लक्ष्य ऐसा होगा जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, व्यंजना शब्द शक्ति में वाक्य एक बदले उसके अनेक प्रसंगों में अर्थ ग्रहण किया जाता है। देखो, पहला अर्थ, पहला हम देख लेते हैं, साधारण 2-3 अर्थ देख लेते हैं। मान्य का 8 बज गए, मान लीजिए उस माँ का पुत्र है या पुत्री है, उन्होंने कहा 8 बज गए हैं, तो पुत्र क्या सोचेगा कि 8 बज गए हैं, किसका टाइम हो गया? विद्यालय का टाइम हो गया, विद्यालय का टाइम हो गया, हमें विद्यालय चलना है। उसके दिमाग में क्या आएगा? 8 बज गए, मैं लेट हो गया हूँ, मुझे तो विद्यालय जाना है। दूसरा अर्थ देखते हैं इसी का, दूसरा अर्थ देखते हैं तो विद्यार्थियों, घर में जो महिला जो भी है या पुरुष है, उसने या माँ ने कहा 8 बज गए हैं, तो उसका पुत्र जैसे मान लीजिए कोई ड्यूटी या किसी जॉब कार्य ऑफिस में जाने वाला होता है, वो ये सोचता 8 बज गए, ओ माय गॉड 8 बज गए, मुझे तो ऑफिस जाना है। तो वो क्या सोचेगा? मुझे कार्यालय जाना है, मुझे ऑफिस जाना है। तो इसी शब्द का एक इसमें अर्थ हो गया, एक इसमें अर्थ हो गया। तीसरा अर्थ और देखिए, मान लीजिए 8 बजे शाम का समय होगा या सुबह का समय होगा, भोजन का समय होगा। 8 बज गए हैं, सभी जो परिवार के जन हैं वो एकत्रित हो जाए, क्या करना है? हमें भोजन करना है। हैं? तो देखो 1 2 3 अर्थ, और भी बहुत से अर्थ हो सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है। तो जो अन्यार्थ की प्रधानता होती है, ना अभिधा से ना लक्षणा से, दोनों तीनों से ही अर्थ, दोनों से अर्थ जो नहीं निकल के, तीसरा जो अर्थ व्यंग्य, इसमें व्यंग्य यानी कि वाक्य में क्या होना चाहिए? व्यंग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंग्य होना चाहिए। व्यंग्य से ही व्यंग्यार्थ निकलता है, यानी व्यंग्य का अर्थ निकलता है। वो व्यंग्य कसता है कि 8 बज गए हैं, तुम्हें विद्यालय जाना है, तुम्हें ऑफिस जाना है, तुम लोगों को एक साथ भोजन करना है। तो ये व्यंग्यार्थ, ये व्यंजना शब्द शक्ति है। अब हम आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अब देखिए, व्यंजना शब्द शक्ति के जो है हमने इसको 2 भागों में बांट दिया है, यानी इसके 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला है शाब्दी व्यंजना, दूसरा है आर्थी व्यंजना। मैं आपको प्राथमिक तौर से बता रहा था, प्रारंभिक अवस्था से बता रहा था कि जो व्यंजना शब्द शक्ति है, इसमें शब्द और अर्थ दोनों होते हैं। तो उन दोनों के आधार पर 2 भेद दिए गए हैं या बनाए गए हैं, बने हुए हैं। पहला था शाब्दी व्यंजना, यानी शब्द के आधार पर। अर्थ किस पे? व्यंग्यार्थ किस पे होगा? देखो ध्यान से समझने की बात है। व्यंग्यार्थ शब्द, यहाँ पर क्या है? अर्थ है। व्यंग्य किस पे होगा? अर्थ पे। परिभाषा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरा प्रयास ये है। बस आप इस ग्राफ को समझ लीजिए, आपको परिभाषा याद या रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, व्यंजना का मतलब है व्यंग्य, इस व्यंग्य से ही व्यंग्यार्थ बना हुआ है। व्यंग्य धन अर्थ, इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा, व्यंग्य धन अर्थ, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? व्यंग्यार्थ। ए प्लस ए बराबर आ मीन्स आ की मात्रा, व्यंग्य का व्यंग्य लिख जाएगा, और ए इसमें विद्यमान हो गया, आगे ये बचा, ये आ की मात्रा इसमें आ गई, व्यंग्यार्थ हो गया। इस वजह से तो ये व्यंग्यार्थ बना। ठीक है, यानी व्यंग्य का अर्थ, व्यंग्य का अर्थ, जो व्यंग्य कसा जा रहा है वो अर्थ क्या है? शब्द क्या है? तो ये जो व्यंग्यार्थ है, ये यदि शब्द पे आश्रित होता है तो शाब्दी व्यंजना हो जाती है। समझने का प्रयास करना।
ये एक ही चीज़ें हैं। यदि ये व्यंग्यार्थ शब्द पे आश्रित होता है तो शाब्दिक व्यंजना हो जाएगी। दूसरा है, ये व्यंग्यार्थ यदि शब्द के अर्थ पर आश्रित होगा, शब्द के अर्थ पर आश्रित होगा तो क्या हो जाएगी, आर्थी व्यंजना हो जाएगी। ये ही परिभाषा है, बाहर और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ है वो इस पे आधारित है तो ये हो जाएगी, और इस पे आधारित है तो ये हो जाएगी। इसलिए शाब्दिक और आर्थी व्यंजना, तभी तो मैंने वो नीचे टॉपिक लिखाया था कि दोनों इसमें विद्यमान होते हैं, शब्द और अर्थ। ठीक है, अब हम जो है ये समझने की बात ये है, आगे बस मात्र उदाहरण देखने की है और आपको रटने वाली कोई भी ऐसी गुंजाइश मैंने नहीं छोड़ी है। बस ये समझ लो और कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले जो पढ़ रहे थे शाब्दिक व्यंजना, तो देखिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द पर आश्रित होता है तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शाब्दिक व्यंजना शब्द शक्ति होती है, वही बात है जो मैंने बताई थी। व्यंग्यार्थ है जो किसी क्या होगा, किसी विशेष शब्द पर क्या होगा, आश्रित होगा, तो वहाँ पर क्या होगी, शाब्दिक व्यंजना होगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। देखिए, फली सकल मन कामना, फली सकल मन कामना, लूट्यो अनगिनत चैन, अनगिनत चैन। फली सकल मन कामना, लूट्यो अनगिनत चैन, आजू अचे हरे रूप धर, आजू अचे हरि रूप धर, आजू अचे हरि रूप धर, सखी धर सखी भय प्रफुल्लित नयन, भय प्रफुल्लित नयन। अब देखिए विद्यार्थियों, इसको हम देखते हैं, समझते हैं किस प्रकार जो है इसका भावार्थ है। एक बार इसका देख लेते हैं। फली यानी संपूर्ण, लूटना प्राप्त करना, प्रफुल्लित हर्षित, चैन हृदय का भाव, नयन आँख, सखी सहेली, हरि रूप प्रियतम के दर्शन, प्रियतम के दर्शन अर्थात भगवान के दर्शन या भगवान प्रिय दर्शन। आँख या देखा, आँखों से देखा जो भी। अब देखिए, फली सकल मन कामना, लूटो अनगिनत चैन, आजो अचे हरे रूप धर, सखी भय
प्रफुल्लित नैन। देखिए विद्यार्थियों, एक विरहिणी गोपिका जो है वो अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, फली सकल मनोकामना, मेरी जो मनोकामना है वो पूर्ण हुई, आनंदित हुई, लूटो अनगिनत चैन, अनगिनत जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, इतना चैन मैंने, आनंद जो है मैंने प्राप्त किया। कब? आजू अचे हरि रूप धर सकी, कह सकी जब मैंने अपने प्रियतम भगवान के दर्शन किए, तब भय प्रफुल्लित नयन, मेरी आँखों में, मेरे हृदय में इतना चैन और आनंद से अति आनंद हो गई। अर्थात मुझे जितना आनंद होना चाहिए उससे भी अत्यधिक आनंद की मैंने प्राप्ति की। तो शब्दों के आधार पर यहाँ पर जो है अर्थ लिया गया है, सीधा सीधा अर्थ जो है शब्दों पे टिका हुआ है। तो एक सखी जो है अपने एक विरहिणी जो नायक गोपिका जो है भगवान के दर्शन पाकर के अति आनंदित हो जाती है, बहुत आनंदित हो जाती है। ऐसी बातें जो है अपनी सखी को कह रही है, प्रियतम के दर्शन करके बहुत आनंद को प्राप्त करती है। तो ये बातें देखिए शब्दों के ऊपर जो है टिकी हुई है, और शब्दों के अर्थ न होकर के शब्द के ऊपर टिकी हुई है। इसलिए यहाँ पर जो व्यंग्य कसा गया है वो किसके ऊपर कसा गया है, ये जो मैंने आदि चीज़ें उदाहरण वगैरह ये अर्थ बताए, तो वही क्या है, शब्दों के ऊपर टिके हुए हैं। देखिए यहाँ पर तुक भी मिल रहा है, यहाँ पर नित्यानुप्रास दोनों शब्दों के अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह आपकी शाब्दिक व्यंजना हो चुकी है। देखिए यहाँ पे नोट लगा के लिखिए, या ऐसे भी आप लिख सकते हो। इसका जो प्रयोग है वो अधिकतर अनेक या अनेकार्थी शब्दों में किया जाता है। इसका प्रयोग या प्रयोग अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब होता है शब्द एक और अर्थ अनेक, शब्द एक और अर्थ अनेक। अनेकार्थी शब्द के प्रयोग में होता है। प्रयोग में होता है। इसका मतलब यह है, जिस प्रकार हम शब्द एक होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द या एक शब्द है उसके अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था प्रारंभिक अवस्था में, तो इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए क्या है। मान लीजिए जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, कुम्हार बोला बेटी बादल हो रहे हैं। इसमें जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला है वो अपने पुत्री को कहता है कि बेटी बादल हो रहे हैं, बेटी बादल हो रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या है, अब इस पे जो व्यंग्यार्थ आता है सब पे व्यंग्यार्थ क्या जा रहा है, एक बार सोचिए। व्यंग्यार्थ जा रहा है कि बेटी जो बादल हो रहे हैं, तो बेटी ये सोचती है कि इसका मतलब ये है कि बारिश आने वाली है। बारिश आने वाली है तो क्या मैं बर्तन अंदर
बर्तन अंदर ले लो, बर्तन अंदर ले लो। क्यों? बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, ये अर्थ उसने ग्रहण किया। बारिश आने वाली है, हैं, बर्तन अंदर ले लो। दूसरा है कि बारिश आने वाली जो मिट्टी जिसके हम बर्तन बनाते हैं, तो वो मिट्टी क्या हो जाएगी? मिट्टी गीली हो जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी। दूसरा अर्थ उसने ये ले लिया, इसका अर्थ दिया जाता है। तीसरा इसका भावार्थ ये भी हो सकता है कि बारिश आने वाली है तो क्या हो जाएंगे? हम भीग जाएंगे, इसलिए अंदर चले जाओ। अंदर चले जाओ, भीग जाओगे, बारिश आने वाली है। तो विद्यार्थियों देखो, एक ये पहला लिया गया, दूसरा लिया गया, तीसरा लिया गया। इस प्रकार वाक्य एक ही है हमारा, लेकिन इसमें 3 अर्थ लिए गए और तीनों अर्थ अलग अलग लिए जा रहे हैं। तो तीनों अर्थ अलग अलग लिए गए, बस ये व्यंग्यार्थ है, यानी शब्द में व्यंग्य हैं। इससे जो एक वाक्य कहा गया, इस वाक्य में व्यंग्य हैं, वो जो श्रोता है, तो वो श्रोता या पाठक जो भी है, इसको सुना या पढ़ा, तो उसको अलग अलग संदर्भों में इसका अर्थ ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है शब्द व्यंजना है। अब हम चलते हैं आगे। आर्थी व्यंजना दूसरा है हमारा, इसका आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना विद्यार्थियों नोट करने की बात है। अभी मैंने बताया था कि आर्थी मतलब शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ पर आश्रित हो। कौन आश्रित हो? व्यंग्य। कौन आश्रित हो? व्यंग्य। अर्थ यही तो बताया था मैंने। तो परिभाषा अपने आप बना जाए, मतलब रटने की आवश्यकता ही नहीं है, लिखो। जहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द के, जहाँ पर व्यंग्यार्थ शब्द के अर्थ पर आश्रित होता है, आश्रित होता है, वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। वहाँ पर क्या होती है? आर्थी व्यंजना। देखिए सीधा साधा है, बिल्कुल ऐसे उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। व्यंग्य है। व्यंजना का मतलब आप एक चीज़ याद रखें, व्यंग्य यानी जो कहने वाला होता है या जो वाक्य होता है, उस वाक्य में व्यंग्य होता है। और व्यंग्य के अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं शब्दों के आधार पर और शब्दों के अर्थ के आधार पर। इसके 2 भेद भी इसी आधार पर बनाए गए, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। शब्द के आधार पर हमने पढ़े, और उसी प्रकार दूसरा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर सब जो व्यंग्य हैं वो शब्द के अर्थ पर आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? शब्द के अर्थ पर आश्रित होता है। ये बात नोट रखिए, व्यंग्य किस पर आश्रित होता है? शब्द के ऊपर अर्थ पर जो आश्रित होता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं ये करता हूँ, ये गोला वगैरह है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ मोस्ट बातें हैं जो आप ध्यान ज़्यादातर फोकस इन बातों के ऊपर रखना है। कुछ बच्चे अपने नोट्स बनाते हैं तो नोट्स के अंदर जो है वो भी ऐसे गोला मान लेते हैं। नहीं, आपको ऐसे के ऐसे लिखना है, जैसे ऐसे लिखो। गोला वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ। ये फोकस है मेरा
टारगेट यही है कि आपको अधिक से अधिक सिंपल भाषा में समझ में आए, अर्थात साधारण लैंग्वेज आप पढ़ें ताकि आपके दिमाग में स्थायीकरण हो, ना कि आप रटन विद्या आप करें। तो देखिए विद्यार्थियों, हम अब जो है हम इसके उदाहरण देखते हैं। सागर तीर, मीन, तरफत, तरफत है हुलसी, हुलसी होत जलमीन, जल पीन, सॉरी। अब इसका अर्थ देखिए, ये मैंने ये कर दिया अंडरग्राउंड, तो आप नहीं करें, ध्यान देखिए और समझिए। इस पे व्यंग्य कसा गया है कि सागर तीर, सागर अर्थात समुद्र, तीर किनारे मीन मछली तड़पत है, तड़प रही है, हुलसी होत जल पीन। ठीक उसी प्रकार एक मछली है और वो सागर के किनारे अर्थात सागर के जो ऊपरी हिस्सा किनारे है। अब सागर में अथाह पानी होता है और उसमें तैरने वाली मछली, पानी होते हुए भी वह प्यासी है। पानी में जीवन है परंतु फिर भी वो प्यासी है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पास है कौन? गोपियाँ, अर्थात तो गोपियों के पास में कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से क्या है? वंचित है। उनको भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। तो अर्थ देखिए, अर्थ गंभीर व्यंग्य जो कसा गया है वो किस पे है? अर्थ पे। यहाँ पे शब्दों का कोई आशय नहीं है, अर्थ पे है। क्योंकि देखो पहली बात क्या कहा, अर्थ, व्यंग्यार्थ किस पे जा रहा है? शब्द के अर्थ पर, शब्द के अर्थ पर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं है, आप सीधी सादी बात है। एक बार फिर से समझिए, सागर तीर मीन तरफ, यानी सागर के किनारे तीर यानी किनारा, मीन यानी मछली तरफ तड़प रही है। पानी होते हुए भी पानी के लिए तड़प रही है। पानी में जीवन है परंतु फिर भी वो पानी के लिए तड़प रही है, वो एक बूंद के लिए तरस रही है। ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोपियों के समीप है, पास में है, फिर भी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। तो विद्यार्थियों, ये तो था आपका शब्द शक्ति। अब मैं जो है इसका एक सारांश निकालता हूँ, तीनों शब्द शक्तियों का अंतिम, जो आप ध्यान से समझ सकते हैं। मैं एक उदाहरण लिखूंगा, उस उदाहरण के माध्यम से तीनों जो शब्द शक्तियाँ, विधा, लक्षणा और व्यंजना, कोशिश करता हूँ तीनों शब्द शक्तियाँ एक उदाहरण के अंतर्गत आपके दिमाग की तह तक पहुँच जाएगी। मैं
राजस्थानी हूँ। ये एक वाक्य है, मैं एक राजस्थानी हूँ। जो पहली हमारी शब्द शक्ति थी वो थी अभिधा। अभिधा में साधारण अर्थ लिया जाता था, साधारण अर्थ लिया जाता था। तो इसका देखो, कोई आदमी कह रहा है मैं राजस्थानी हूँ, इसका मतलब क्या है, सीधा सा अर्थ क्या है, निवासी, राजस्थान का निवासी। इसका साधारण अर्थ क्या हो जाएगा, वो क्या कहना चाहता है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान का निवासी हूँ। सीधी सादी बात है। आप कहीं अदर स्टेट में जाती हो तो आपको पूछिए आप कहाँ से हो, तो आप कहोगे मैं तो राजस्थानी हूँ। ठीक है। दूसरी जो शब्द शक्ति थी वो थी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, अब यहाँ से इसी का जो भावार्थ लिया जाएगा वो लक्षण क्या होता है, राजस्थानी हूँ, इसका मतलब वो क्या कहेगा। अगर कोई हम अदर स्टेट में जाते हैं या हमसे कोई पूछता है तो हम कहेंगे नहीं भाई मैं तो राजस्थानी हूँ। तो राजस्थानी हूँ इसका मतलब क्या है, राजस्थानी लक्षण है। इसके लक्षण क्या है, राजस्थानी संस्कृति से है, राजस्थानी संस्कृति से। हमारे राजस्थान की संस्कृति अलग है, हाँ, बोलचाल, व्यवहार, खान पान, वेशभूषा सब जो है अलग है। तो संस्कृति से हो, क्योंकि इसका लक्षण संस्कृति है, तो संस्कृति से हो गया। तीसरी जो थी हमारी वो थी व्यंजना। तो मेरे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट, व्यंजना अर्थात इन दोनों से परे अर्थ। अब यही व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं राजस्थानी हूँ, तो यहाँ पर जो है वो अर्थ लेगा, इसी बात को कहेगा नहीं मैं राजस्थानी हूँ, हैं मैं राजस्थानी हूँ। तो यानी राजस्थानी कैसे होते हैं, वीर होते हैं, साहसी होते हैं। हमारा इतिहास जो है, हम इतिहास निर्माता होते हैं, इतिहास निर्माता हैं, और मेहनती, परिश्रमी आदि कई बातें, यानी वीर है हम, साहसी है हम, धैर्यशाली हैं आदि बातें। तो ये व्यंग्य कसा गया है कि नहीं हम तो जो है राजस्थानी है, हम इतने वीर है आदि बातें। इसमें एक ही शब्द से हम तीनों शब्द शक्तियों का अध्ययन हमने किया है। पहले जो है साधारण अर्थ लिया गया जिसमें राजस्थान का निवासी है, और लक्षणों के आधार पर यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी बोलचाल, व्यवहार, वेशभूषा, हम सब शालीनता के साथ है। और इसी प्रकार व्यंजना में जो इसका दोनों से परे अर्थ जो है व्यंग्यार्थ लिया गया कि हम तो राजस्थानी, हम वीर है, साहसी है, परिश्रमी है, मेहनती है, हम इतिहास निर्माता है, आदि बातें इसके साथ में हुई है। माय डियर स्टूडेंट, शब्द शक्ति का समापन यहीं पे होता है, और वे सही कीजिए, लाइक कीजिए, यही मेरी मनोकामना है। आप आगे बढ़े। धन्यवाद।